everyone, welcome back to my channel and this is me Anu Mishra and I'm back with another video. I know बहुत दिनों बाद वीडियो आई है बट आफ्टर बहुत दिनों बाद मेरी वर्चुअल क्लासेस फिर से शुरू हुई। वैसे मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हो गया था, अभी हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट मॉड्यूल चल रहे थे तो उस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बट फाइनली हमारे वर्चुअल क्लासेस शुरू हुए और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि हमारी मॉर्निंग वाली शिफ्ट रहती है 8 बजे से 4 बजे तक, तो फिर इसलिए मैं इवनिंग में शूट कर रही हूँ और मैं नाइट में अपलोड करूँगी। सो फिर ये मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा बट मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन द कभी नहीं बोल पाती मैं एक भी ट्राई में। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इट इन द वीडियो। तो आज की वीडियो मेरे पहले सबसे पहले इंटरव्यू पे बेसिस है। इसका मतलब मेरा फर्स्ट रिजेक्शन। काफ़ी लोग अपना फर्स्ट रिजेक्शन शेयर करने में थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज सब अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ होती है। अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ में काफ़ी इमोशंस होते हैं, काफ़ी होप्स होते हैं और आप ओवरकम कैसे कर रहे हो अपने उस हेक्टिक से एनवायरनमेंट से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई गेस मैंने अपना सिलेक्शन वाला वीडियो डाल रखा था तो आई थॉट कि मुझे अपना रिजेक्शन वाला वीडियो भी डालना चाहिए कि ऐसा ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मतलब एक गो में नहीं हो पाता है तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ डिमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज डिमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मोटिवेटेड हो और आप कभी भी होप्स नहीं छोड़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो मैं 12th का एग्ज़ाम दी थी, उसके कुछ टाइम बाद ही ना मेरा पहला सिलेक्शन हो, मतलब पहला इंटरव्यू होने वाला था। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो मुझे पता लगा था कि 27 जुलाई को पहला इंटरव्यू हो रहा है लखनऊ में, लेकिन मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे इंटरनली लग रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मेरे पास कोई मेकअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले मेकअप के नाम पे मैं सिर्फ एक लिपस्टिक और आईलाइनर लगाती थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब आई हैव अ होल पिटारा ऑफ मेकअप एंड तो मुझे इंटरनली खुद लग रहा था कि मैं भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा था और उसके कुछ 1 या 2 हफ्ते बाद वापस से लखनऊ में इंटरव्यू होने थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं सेकेंड वाले इंटरव्यू में जाऊँगी। तो मेरा सेकेंड इंटरव्यू था और वो लखनऊ में था, रमाडा होटल में। तो फिर मैं काफ़ी नर्वस थी क्योंकि एज ऑफ माई मेरा पहला इंटरव्यू था। मेरे साथ साथ मेरे मम्मी, मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि क्या होने वाला है। और मुझसे ना होप्स थी। पहले बात तो मुझे पता थी कि 4 या 5 राउंड होते हैं, मेरे को ऐसा कुछ था, कंप्लीट नॉलेज नहीं थी कि कितने राउंड एग्जैक्टली होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर का नॉलेज था यूट्यूब के वीडियोस देख देख के कि हाँ यहाँ इंटरव्यूज़ होता है, ऐसे होता है, इतने राउंड्स होते हैं। तो मुझे ये पता था कि कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, ऐसा होता है। तो मेरा था कि मेरे दांत थोड़े से अनइवन है, तो फिर ना मुझे ये था कि मेरे को और मेरे फैमिली वाले सबको ये था कि मेरा ना नहीं होगा ना तो सिर्फ एक मेडिकल वाले पर्पज़ में ही नहीं होगा, बाकी स्पीकिंग में तो मेरा हो ही जाएगा। मैं इतना इतना कॉन्फिडेंस मेरे पे, मेरे मम्मी पापा को भी था, सबको था और मुझे खुद पे भी था कि स्पीकिंग में तो मैं नहीं हटने वाली। हो सकेगा तो मैं मेकअप में हटूंगी या फिर मेरे टीथ में, मेडिकल में हटने वाली हूँ, बाकी तो मेरे को नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मेरे को मेकअप नहीं आता था तो भी हम लोगों ने अपना 100% दिया। हम लोगों ने सुबह के 3 बजे हम लोग उठ गए थे। मेरा 8 बजे था वो वेन्यू पे रिपोर्टिंग, तो फिर हम लोग 3 ही बजे उठ गए थे। मम्मी मेरा मेकअप कर रही थी एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने लेंस लगाया था। वैसे बोलते हैं कि आप इंटरव्यू में चश्मा पहन के जा सकते हो, लेकिन ना मैंने देखा है कि प्रायोरिटी वाइज ना फिर वो आपको पीछे कर देते हैं, आप लेंस ही लगा के जाओ। वैसे अलाउड है कि आप चश्मा लगा सकते हो इंटरव्यू में, बट पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप लेंस लगा के जाओ, वो परफेक्ट रहता है। तो बस मतलब एक सेकंड। तो फिर सुबह सुबह हम सब उठ गए लेंस लगाने के लिए। बाहर से ही जिन चश्मे वाले शॉप पे से मैंने लेंस लिया था, हमने उन्हीं से बात कर ली थी कि वही आके मेरे को लेंस लगाएंगे, क्योंकि पहले टाइम पे तो पता ही नहीं था लेंस कैसे लगाती मैं। तो फिर हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी तो वो भी एग्री हो गए थे कि हाँ वो आ जाएंगे, लगा देंगे। तो फिर मॉर्निंग में हम लोग सब लोग इतनी जल्दी उठे, फिर वो लेंस लगाए। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की दूरी पे मेरा इंटरव्यू का वेन्यू था तो हम वहाँ गए। एंड वहाँ जाने के बाद मतलब मेरे मम्मी और मेरी बहन जो थी वो तो वेटिंग लॉन्च में थे बैठे हुए, एंड मैं बहुत बड़े से हॉल में बैठी हुई थी जहाँ पे
स्टार्टिंग में मैं गई ना तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 100 लड़कियाँ होंगी। मैंने कहा 100 लड़कियाँ, इतना तो मुझे आइडिया था कि काफ़ी लड़कियाँ आती। मैंने कहा 100 लड़कियाँ आई हैं, एंड वो इतनी सुंदर लग रही थी सबके सब, एंड आई वाज लाइक कि यार ये मैं कहाँ आ गई। और हाँ, जब मैं कैब में से उतर रही थी ना तो मैं अपनी बहन को बोल रही थी वापस बैठ जाए क्या, गलत जगह आ गए, तो बोल रही निकल यहाँ से। एंड वो काफ़ी फ़नी मोमेंट्स था, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं कोई अलग ही वर्ल्ड में एंटर कर गई हूँ। दे वर सो ब्यूटीफुल, मतलब इतनी सुंदर सुंदर, इतनी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट लड़कियाँ थी। बट कुछ कुछ मतलब उनको लग रहा था देख के कि वो यहाँ आई सेलेक्ट होने हैं, और बाकी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इतना प्रिपेयर करके आई हूँ, फिर भी वहाँ जाके मुझे ऐसा फील हो रहा था कहीं मैं से मुँह उठा के आ तो नहीं गई। और वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी भी लड़कियाँ थी जिन्होंने लाखों रुपए किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में खर्च किए थे। तो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था यार ये लोग इतना पैसा लगा के आई हैं, इनका सिलेक्शन मुझे लग रहा है हो ही जाएगा, क्योंकि जिसने इतना पैसा लगाया उनको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि शायद उनको कोई प्रायोरिटी भी मिल जाए। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ जिनका सिलेक्शन हुआ ना उनमें से आई थिंक 10 का अगर सिलेक्शन हुआ, 10 का तो पहली बात होता ही नहीं इतना, 5 का अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसमें से कोई एक ही होगी जो कोई इंस्टीट्यूट की होगी, बाकी 4 ना वॉक इन इंटरव्यू दे के आती हैं। तो ऐसा था हमारा। एंड मेरा जब मैं गई तो मेरा सबसे पहला जो था वो इंटरेक्शन था। उसमें हम लोगों को ग्रुप में ऐसे बुलाया और फिर बोला कि अपने बारे में बताओ, आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो, सिर्फ इंडिगो ही क्यों। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन ना बहुत मेजर क्वेश्चन है जो ना आपको काफ़ी इंटरव्यू में पता लग जाएंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर ही कर लो, मैं तो कहती हूँ। और हमसे भी पूछा, और उसके बाद हम सिर्फ 3 या 4 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी। एज ऑफ ये मेरा पहला इंटरव्यू है तो मुझे इतना याद नहीं है कि कितनी लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, बट एज ऑफ मुझे क्वेश्चंस बराबर याद है। मुझे अपने जितने मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए, मेरे को उन तीनों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो ना एकदम ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है। जब आप रिजेक्ट होते हो ना तो वो सदमा हमेशा रहता है याद। और बस यही था। उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन हो गया, और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन मेरा ये था कि मेरे को अपने आप पे भरोसा था कि मैं वैसे भी बोलने वाले में नहीं हटती। अगर मैं बोलने वाले में हटती तो मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाती, क्योंकि उन लोग को मुझसे ज़्यादा उनको भरोसा है कि मैं कभी बोलने वाली चीज़ों में नहीं रिजेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो फिर इतना रहता है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी है, मेरे पेरेंट्स को भी है कि मैं बोलने वाले में तो नहीं हट सकती। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ मैं हटूँगी तो मेरी मम्मी भी नीचे वेटिंग लॉन्ज में थी, तो उनको भी सिर्फ टेंशन यही था कि ये अपने दांतों के कारण ना हट जाए, बाकी उनको कोई टेंशन नहीं था। एंड उसके बाद मेरा मेडिकल था। मेडिकल के बाद मतलब मेडिकल में जब जा रही थी तो मेरे को काफ़ी वो था, उन्होंने मेरे को बोला अपनी टीथ दिखाओ, तो मैंने अपने साइड वाली टीथ ऐसे ऐसे हटा हटा के दिखाई थी, फिर भी उनको दिख गया था। बट उन्होंने उस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं किया। मेडिकल में मेरा BMI हुआ, हाइट चेक हुआ, उसके बाद मेरी आई साइट चेक की गई, देन सारे मार्क्स वार्क्स वो सब चेक किए गए, बस ये था। उसके बाद हमारा जो काफ़ी देर बाद, जैसे पहला राउंड अगर अभी हुआ 10 बजे तो दूसरा राउंड 2 बजे हो रहा था, मतलब 1-2 घंटे के गैप के बीच में हो रहा था। समझ लो कितनी लड़कियां आई होंगी। जब हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे वेटिंग लॉन्ज में तो लड़कियां आती जा रही थी, लड़कियां आना बंद ही नहीं हो रही थी। ऑलमोस्ट एंड में ना वहाँ पे 600-700 लड़कियां आ ही गई होंगी उस इंटरव्यू में। उसके बाद हमारा काफ़ी देर बाद थर्ड राउंड हुआ, जो कि वर्चुअल राउंड था। उसमें हमारे को लैपटॉप में एक मैम थी, HR थी, एंड हमें एक एक करके जाना था कि हम लैपटॉप में के सामने उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे। वो उन्होंने मुझसे पूछा था लखनऊ के बारे में कुछ बताओ। उसके बाद मैं ऑनलाइन इंग्लिश पहले पढ़ा रही थी। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बताया था कि लॉकडाउन के टाइम पे मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा रही थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने इंटरव्यू के टाइम पे बंद कर दिया था। तो मैंने बताया था कि मैं पहले पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाती थी, और मैंने अपनी स्टडीज़ और वो ऑनलाइन जो मैं पढ़ाती थी उन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया, वो मुझसे ये पूछी। और बस उन्होंने कहा कि फिर आप वो इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हो, मतलब उन्होंने मुझसे ये सब पूछा। उन्होंने मुझसे मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा। अगर आप कोई काम कर रहे हो अभी तो अपने काम के बारे में भी फुल नॉलेज लेके वहाँ जाना, क्योंकि जब आप उन्हें बताओगे कि आप ये काम करते हो तो वो ऑफ कोर्स आपसे पूछेंगे आपके काम के बारे में। ये पूछेंगे कि आप क्या करते हो, आप क्या खुश हो अपनी नौकरी से, और आप वो छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हो। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस। बस अपनी जॉब से रिलेटेड अगर आप कुछ भी अपने प्रोफाइल में ऐसा कुछ लिखा रहे हो
या अगर आपने पास्ट में भी कुछ कर रखा है और आप वहाँ मेंशन कर रहे हो, अगर आप अपने जॉब से अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी वहाँ मेंशन कर रहे हो तो वो उसके बारे में नॉलेज लेके पक्का पक्का जाना, क्योंकि वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर पूछते हैं। तो मुझसे ये पूछा, उसके बाद बोला कि ठीक है अब आप लोग जाओ। और वो जो गैप था ना वो 2 घंटे का था, और हमें रिजल्ट बताने से पहले ही ब्रेक दे दिया कि अब आप ब्रेक जाओ, रिफ्रेशमेंट करो। और हम ब्रेक गए और मैं आई नीचे तो मेरी मम्मी को लगा नहीं हुआ क्या तेरा, आई वाज लाइक नहीं ब्रेक दिया है। उसके बाद जब हम लोग वापस गए तो फिर उन्होंने बोला कि आज जो 4th राउंड है वो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने ना 4th राउंड पोस्टपोन कर दिया। एंड पोस्टपोन करने के बाद उन्होंने बोला कि अब उन लोगों ने हमें ना एक एड्रेस मैसेज किया। वो एक्चुअली में एयरपोर्ट के बाहर का एक रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया। एंड नेक्स्ट डे, अब सोचो आपका 4th राउंड तक कंप्लीट हो गया, अब आप सिर्फ लास्ट राउंड में आ गए हो, और अब आपको बोला है कि आपका इंटरव्यू पोस्टपोन होके कल हो गया है वो 4th राउंड। पूरे जहाँ से मेरा इंटरव्यू वहाँ से लेके अगले दिन तक इतनी क्रियोसिटी थी, नींद आवाज लाइक ऐसे नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड इतना स्ट्रेसफुल माइंड था, क्योंकि आप ना ऐसे ऐसे वाले मूवमेंट में हो गया कि नहीं हुआ, अब एक राउंड बस बाकी है, ये था। फिर नेक्स्ट डे फिर वही मेकअप वेकअप करके हम लोग वहाँ अपने लोकेशन पे पहुँचे, और लोकेशन पे पहुँचने के बाद ना क्लियरली पता लग रहा था कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वो हमें बोला था कि 2 बजे आ जाना, 2 बजे पंचुअल है वो बहुत HR, वो 1 मिनट भी लेट होता है तो वो नहीं लेते, और वो खुद 2-3 घंटे लेट थे। एंड वो आए, उन्होंने झटझट 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 सबका इंटरव्यू लिया, सबको रिजेक्ट किया और वो चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। साफ साफ क्लियरली दिख रहा था कि वो इतनी जल्दी आए, ऐसे चले गए, पता ही नहीं लगा कब आए और क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं पता लगा। मैं ट्रूली बताऊं, वो बैठे हुए थे एक रूम में, उन्होंने गर्ल्स को लाइन में बुलाया एंड हम सब लाइन में गए। वो हम गए ना, उसी टाइम उन्होंने हमारे पेपर पे कुछ लिख दिया और पेपर साइड कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे हमारा इंट्रो मांगा, सबने इंट्रो दिया। अब आपने पहले ही पेपर में कुछ लिख दिया तो आपने हमसे हमारा इंट्रो भी क्यों लिया? तो उन्होंने हमसे हमारा इंट्रोडक्शन लिया, और मुझे उसी टाइम पता लग गया था जिन्होंने पहले ही लिख दिया तो अब हम लोग कुछ भी बोलते उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पेपर उठा के वापस कुछ लिख भी नहीं रहे। तो फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वापस आई और मैंने अपनी मम्मी को भी क्लियरली बोल दिया था कि हम गए, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा, हम जब रूम में एंटर किया उससे पहले उन्होंने कुछ लिख दिया, जब उन्होंने हमें क्लियरली देखा नहीं, हमसे कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कैसे लिख दिया। तो फिर कुछ देर बाद आया कि थैंक यू कैन लीव फॉर द डे। एक तो इन लोग का ये जो टाइटल होता है यू कैन लीव फॉर द डे, धक्का लग जाता है एकदम से, और बोलते हैं आप लोग इतने दूर तक आए, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। उनके लिए बोलना बहुत ईजी है, लेकिन आप एक रीज़न तो दो कि आपने क्यों हटाया। एंड ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, लेकिन हम लोगों ने ना उस टाइम पे सिर्फ उनकी गलती नहीं देखी, हमें पता था कि हमने हमारी तरफ से 100% दिया, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी वहाँ पे लिटरली मेरा जब बोल दिया कि आप यू कैन लीव फॉर द डे, मेरी मम्मी वहाँ बैठी हुई थी देखने के लिए कि बाकी क्या चल क्या रहा है वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट मेरी मम्मी ने कहा कि छोड़ो, हम उनकी गलती ढूंढने से बेटर हम अपने फॉल्ट निकालें। और फिर हम लोग एंड में ये आए कि शायद कुछ चीज़ कमी हो गई होगी, हम लोगों ने मेकअप पे बहुत ध्यान दिया। हम लोगों जितने बार भी मैंने पहला इंटरव्यू दिया, उसके बाद दूसरा दिया और तीसरा दिया, मैंने हमेशा अपना जो मेकअप का लेवल था उसे बढ़ाया, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपकी क्या कमी है। मुझे लगता है दूसरे आपको पता है उससे पहले आपको खुद भी पता रहता है कि आपने क्या बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आप यहाँ लैग कर गए। हम जब जाते हैं ना तो हमें खुद पता रहता है, हमें भी पता रहता है कि अगर हमारा रिजेक्शन हुआ तो इसी बेसिस पे होगा, वरना तो नहीं हो सकता है। जैसे मुझे क्लियरली था कि मेरा कभी स्पीकिंग में रिजेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर मेरा हुआ भी नहीं, और जहाँ मेरा रिजेक्शन हुआ शायद वही कॉज हो, मेरे को पता था मेरा टीथ या फिर मेकअप में ही होगा। मेडिकल मेरा निकल गया तो बचा मेकअप, तो मैंने अपने मेकअप पे काफ़ी कंसंट्रेट किया। एंड यूट्यूब पे वीडियो देख देख के आई यूज़ टू डू मेकअप। एंड आफ्टर दैट मैंने एक चीज़ मुझे मेरी खुद की भी बहुत अच्छी लगी कि मैंने कभी भी होप्स नहीं तोड़े, और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब लोग काफ़ी सपोर्टिव है मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, चाहे मुझे कुछ भी लाइफ में करना हो वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं। और मेरी मदर सबसे ज़्यादा,
उन्होंने बोला कि तुम जहाँ इंटरव्यू होगा वहाँ दोगी। मेरे पापा ने भी बोला, पहले वो बोल रहे थे कि छोड़ो जाने दो, नहीं करना है रहने दो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं सच में ये करना चाहती हूँ तो फिर उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ वापस जाएंगे, जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, जितनी बार होगा उतनी बार देंगे, लेकिन सेलेक्ट होंगे। तो मतलब काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मेरे पेरेंट्स। सपोर्टिव पेरेंट्स होने का ये फ़ायदा मुझे मिला कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे हर टाइम। उन्होंने कभी भी मुझे अकेला फील नहीं होने दिया कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों ही काफ़ी सपोर्टिव थे। वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, जब मैं दूसरे इंटरव्यू में थी, पहले इंटरव्यू में तो सिर्फ मेरी मम्मी थी, वो भी काफ़ी उदास हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अच्छा खाना बनाया जाने के बाद ताकि मैं खुश रहूँ। और मुझे दिख रहा था वो लोग कितना चीज़ कर रहे हैं कि मेरा मूड अच्छा रहे। और सेकेंड इंटरव्यू में मेरे पापा थे, तो उनके सामने मैं अपने इमोशंस बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाती हूँ। मैं हमेशा से उनको सब कुछ बोल देती हूँ जो भी मेरे दिल में रहता है। जब मेरा वहाँ पे नहीं हुआ ना, तो मुझे उनको बोलने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा और मैंने ऐसे किया और वो सब समझ गए कि नहीं हुआ। वो तुरंत ही उठ गए। उसके बाद मेरी मम्मी मुझसे पूछ भी रही थी तो मेरे पापा यही बोल रहे थे कि छोड़ो, नहीं हुआ, यहाँ नहीं होने वाला था, यहाँ ये है। मतलब वो मेरी नहीं दूसरों की गलती निकाल देते कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, उन्हीं की होगी। सो इन केस मैं इन सब मतलब मैं पेरेंट्स के मामले में काफ़ी लकी हूँ। तो आई थिंक मेरे सिलेक्शन के पीछे एक उनका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। अगर वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते तो मैं सच में यहाँ नहीं होती। एंड बस ठीक है, ज़्यादा तारीफ मत करो, वो लोग भी एक वीडियो देखने के बाद में उड़ने लगेंगे। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये थी मेरी पहली रिजेक्शन वीडियो। और सच में जब मैं अपने पहले रिजेक्शन के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी स्ट्रेन सा फील होता है आज भी। मतलब वो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है कि जिस टाइम मुझे रिजेक्शन बोला था, मैं ना कंपेयर करती हूँ, जिस टाइम मुझे बोला था तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और जिस टाइम बोला था कैन लीव फॉर द डे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स। एंड आई थिंक अगर ये चीज़ मुझे बहुत आसानी से पहले मिल गई होती तो शायद मुझे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। एक बार मैं रिजेक्ट हुई हूँ तभी मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी है। तो अगर आप भी रिजेक्ट हुए तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। और अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको एक बार रिजेक्शन से कि ये चीज़ छोड़ दो, तो उन्हें बताओ कि ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ अगर इतनी आसानी से मिल जाती तो किसी भी चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आज मुझे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही हार्डवर्क के बाद मिला है। इसलिए लाइफ में कभी भी होप्स मत छोड़ो, हमेशा हंसते रहो और जो करना है वो करके ही रहो। तभी आप, अगर आज जो आपने डिसाइड किया कल अगर आप पालोगे ना, तो आज जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, कल को कोई भी नहीं बोलने वाला है। तो अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, खुद से पॉजिटिव रहो, खुद से हार्डवर्क करो और फिर आपको जब मिल जाएगा ना, तो एंड ऑफ द डे आपकी खुशी और सेटिस्फेक्शन मैटर करता है। आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप सेटिस्फाई हो। आप अगर घर आ रहे हो तो आप सेटिस्फाई हो। और आप सेटिस्फाई कब हो सकते हो, जब आप जो चीज़ करना चाहते हो वो आप कर रहे हो एट एंड ऑफ द डे। तो फिर जस्ट मेक योरसेल्फ सेटिस्फाई, इट्स वन लाइफ, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। किसी की मत सुनो, खुद की करो। एंड जब आप खुद की करते हो ना, तो आप खुद अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते कि तुमने मुझे बोला था तभी मैं यहाँ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो just be responsible for your entire act, for entire result. Do not blame others. That is it for today's video. If you like, so please like, share and subscribe to my channel. Subscribe कर ही देना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप कुछ अपनी स्टोरी बताना चाहते हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो उस चीज़ को। मैं ज़रूर वीडियो देखती हूँ, तो फिर मैं वो कमेंट्स भी पढ़ती हूँ एंड एंड ऑफ द डे मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। आप जाके देख सकते हो, मैंने सबके कमेंट का रिप्लाई किया है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, विल सी यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।